फिर आपकी मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। फिर कंक्लूजन होते हैं। कंक्लूजन में आपके ने मिनिमम मिनिमम 180 वर्ड्स लिखने होते हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर। फिर उसमें आपके जो स्टांस है वो वहीं पे टॉपिक जब आप इंटरप्रेट करेंगे आपका स्टांस आउटलाइन में ही इंटरप्रेट होना चाहिए। हमने ये बात की। फिर उसके बाद हमने बात की थी देर आर टू सेक्शंस ऑफ एनी टॉपिक। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होती है डिबेट। कॉन्सेप्ट होता है जो कीवर्ड होता है, और आपने डिबेट जिस पे ऐसे लिखना होता है उसको बोलते हैं डिबेट। वो उसी के अंदर होता है और हमने गेस करना होता है हमने बात करनी किस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2024 का टॉपिक था, ठीक है। द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलन द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें स्टेटमेंट में मेरा जो है कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने डिबेट किस पे करनी है, वो है द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की ये डेथ है या नहीं है, दैट्स व्हाट इट इज नीडेड, ठीक है। यार ये इशू आ रहा है अभी भी बच्चों का कि पता नहीं है क्या है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, क्या इशू है। इनके इंटरनेट का इशू होगा फिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ये हाल है यार, कसम खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये हाल है। कोई बात नहीं, अभी बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स ओके। मैंने उनको कहा है थोड़ा वेट करें। मैंने उनको कहा है थोड़ा वेट करें, 1-2 मिनट। नहीं आपने सोना होगा फिर, सुबह भी जाना है। मैंने कहा आपने सोना होगा ना, सुबह भी जाना है। 1 मिनट। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? मेरी कॉल आई हुई है, 1 मिनट दीजिएगा। हमने क्या कर रहे हैं, हमने बताना होता है कि ये टॉपिक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं आउटलाइन लिखते हुए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे कि इट्स ओके यू कैन, इंट्रोडक्शन में आपने डिफाइन करना होता है 1-2 लाइन में जब आप हुक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। बट देयर इज नो नीड टू अलग से कि एसेंशियल टर्म्स में लिख के उसको डिफाइन करने की। आप इंट्रोडक्शन के नीचे आप बता सकते हैं हाँ कि हम ये एक्सप्लेन करें, बट आई नेवर रिकमेंड दैट। सीधा लिखें आउटलाइन, नीचे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट योर स्टांस। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी? अगर आप सोचते हैं कि आपके पास इतने कोई मिनिमम कितने, मैंने कहा था आपके फेवर में होने चाहिए आपके स्टांस के आर्गुमेंट्स, 10 to 11, ठीक है। मिनिमम अगर आपके पास आपने जो स्टांस सोचा है उसके 10 आर्गुमेंट्स उसकी फेवर में है, देन यू ऑप्ट दैट टॉपिक पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद या आप लिखेंगे इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी या नॉट द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, तो उसके फेवर में आपके वो होंगे स्टांस के फेवर में आपके आर्गुमेंट्स। एंड देन थर्ड पॉइंट, व्हाट वुड बी द थर्ड पॉइंट? मेरा फॉर एग्जांपल स्टांस है कि यस इट इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या होगा फिर? मैंने फेवर में स्टांस, उसके अपने स्टांस के फेवर में आर्गुमेंट्स दे दिए, क्या होगा? क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए अगर मैं कहूंगी डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, इम्पैक्ट्स ऑफ दिस साइड या डेथ ऑफ क्रिएटिविटी ऑन सोसाइटी? क्या मैं ये लिखूंगी ना? बच्चे गलती करते हैं कि हम बताएंगे हाउ इट इज नॉट डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। पहले मैंने स्टांस दे दिया हाँ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, फिर मैं तीसरा बताती हूँ मैम बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड भी बता देते हैं। तो ये तो आपकी अपनी बात की नफी नहीं हो जाएगी? स्टांस उसने पूछना है आपका ओपिनियन क्या है, आप अपना ओपिनियन ऊपर बता चुके, फिर अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे थर्ड पॉइंट पे जाके
कि मैं बता देता हूँ दूसरी साइड को भी एनालिसिस करके। नो, आप इस तरह नहीं करते। अगर आपने बताना है कि हाँ इसके कुछ फायदे भी हैं, तो उसको भी ऐसे होना चाहिए, इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। फायदे हैं, लेकिन वो फायदे भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से डेथ ऑफ क्रिएटिविटी ही कॉज करते हैं। फौरन रिबटल दे देना, फौरन ऑपोजिट बात कर देनी जो आपके स्टांस के साथ मैच कर जाए। ठीक है, देन यू कैन गिव एक दो वे फॉरवर्ड पॉइंट्स, दो तीन, इससे ज्यादा नहीं, एंड देन कंक्लूजन। आपकी जो वो है ना, इंक्लाइन जो है ना आपका ऐसे, वो आपके स्टांस की फेवर में ही होना चाहिए। लाइक इट शुड बी लाइक दिस। ये भारीपन डेथ ऑफ क्रिएटिविटी पे अगर आप स्टांस ले रहे हैं कि यस इट इज डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, तो आप जो है ऐसे उसी की तरफ इंक्लाइंड हो मेजरली। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी राइट आउटलाइन? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्लास, आर यू विद मी? हेलो? नो क्वेश्चन? दानिश सब समझ आ गया? ओके जी, ठीक है। अब हम कहानी अपनी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन कैसा होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन? कल मैंने, शायद कल नहीं बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना होता है, ये कहानी। बच्चे अभी मैंने यही मैंने अभी बताया आपके साथ ही मैं बता रही हूँ, उस पहले कोई कहानी नहीं बताई, मैंने यही बताया। अभी मैं आप लोगों से एक और यहाँ पे लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यही एनोटेट क्यों नहीं हो रहा? दानिश आप प्रेजेंट करें, मैं एनोटेट नहीं कर पा रही। ओके, मैं यहाँ पे एनोटेट करना चाहती हूँ। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे बता आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि रीफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, मुझे प्लीज बताइएगा इसमें, मोहम्मद शाहजेब, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और डिबेट किस पे होनी है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और डिबेट किस पे करेंगे हम? शाहजेब, यू कैन टाइप और यू कैन स्पीक एज। फैजान आप बताइएगा। मैम रिफॉरेस्टेशन इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा और हम्म। उसको बयान करना एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, ये हमारे पास डिबेट हो जाएगा। इसके ऊपर हम बहस करेंगे कि कैसे मतलब कि है ये ग्लोबल अर्जेंसी। ठीक है, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन जो है हमारे पास क्या है लामिया? इट इज अ कॉन्सेप्ट। डिबेट ये है कि ग्लोबल अर्जेंसी रिफॉरेस्टेशन है या नहीं है। अगर मैं कहती हूँ है, क्लाइमेट चेंज बहुत ड्रास्टिक है, रिफॉरेस्टेशन को हमें जो है वो मजीद लेके आना है, दरख्त लगाने हैं, क्यों लगाने हैं उसकी सारी रीजंस देंगे। अगर मैं कहती हूँ नहीं ये ग्लोबल अर्जेंसी नहीं है, तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या होगा? इंट्रोडक्शन हेडिंग, पहली हेडिंग। और याद रखिएगा, बच्चे कहते हैं इंट्रोडक्शन जो है आउटलाइन का शायद नंबर वन नंबर टू उसमें हेडिंग में नहीं आता। यस इट इज काउंटेड इन आउटलाइन। नंबर वन हेडिंग इज ऑलवेज इंट्रोडक्शन। नंबर टू इज ऑलवेज रिफॉरेस्टेशन, जो आपका स्टांस है, इज रीफॉर या हाउ इज रिफॉरेस्टेशन अ ग्लोबल अर्जेंसी, उसकी फेवर में आप स्टांस, अपने स्टांस की फेवर में आर्गुमेंट्स देंगे 10। ठीक है, या आप कहेंगे हाउ इज रिफॉरेस्टेशन नॉट अ ग्लोबल अर्जेंसी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वट सो एवर स्टांस यू आर टेकिंग। ठीक है, समझ आई? शाहजेब, नाउ आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अबाउट कॉन्सेप्ट एंड डिबेट? शाहजेब, आर यू विद मी? सवेरा आपको समझ आ रही है? ओह इट्स ओके। यहाँ पे एक कमेंट, बच्चे यहाँ पे ये चैट का है ना ऑप्शन, वहां पे आपने चैट में लिख देना। खैर एनीवेज, नो वरीज।
ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। इंट्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलते जाएंगे, जैसे जैसे मैं देती जाऊंगी आउटलाइन चेक होती जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले आपकी होती है इंट्रोडक्शन में हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट हो सकती है वो कोई भी जर्नल लाइन हो सकती है विद इम्पैक्ट। सवेरा नदीम, इसका थर्ड पॉइंट आप मुझे बताएं क्या होगा? ये आउटलाइन में आपको सिखाती हूँ ना। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट ये है रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। मैंने लिख दिया हाउ इज रिफॉरेस्टेशन अ ग्लोबल अर्जेंसी, उसके उसमें रख दिया। अब मैं कहूंगी ग्लोबल अर्जेंसी है ना, तो मुझे बताएं इसके लिए सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू मीट दैट ग्लोबल अर्जेंसी। रिकमेंडेशंस दूंगी मैं, एंड देन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपकी बात ही सिर्फ सिंपल हो रही है, ग्लोबल एजेंसी है क्यों है वो बतानी है। फिर उसके बाद चैलेंजेस अगर आप लिखना चाहें कि इसको रिफोरेस्टेशन को लगाने में ग्लोबल एजेंसी है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो 2 से 3। और फिर वे फॉरवर्ड रिफोरेस्टेशन को हमने करना कैसे, 2 से 3, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि हाउ इट इज नॉट अ ग्लोबल अर्जेंसी, इसके अलावा भी और बड़े मसाइल हैं, अगर हम चाहें तो वो कर सकते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी। जो आपका स्टांस है ना, फिर उसी के अंदर रहना है आपने। इट इज जस्ट लाइक अ स्नेक। बल खाता हुआ होता है ना स्नेक, उसका कहीं पे भी बल नहीं टूटता मूव करते हुए। सो सेम गोज फॉर दिस इंग्लिश ऐसे। हर चीज, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में मर्ज होना चाहिए। ठीक हो गया? अब हर उसमें टॉपिक, असल में ना मैं आपको लेक्चर तो करवाती जाऊंगी। अभी बच्चों की मैंने स्टेटमेंट्स देखी थी, असाइनमेंट्स भी देखी हैं। उन असाइनमेंट्स में यही मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या हैं कि सेकंड स्टांस वाली लाइन क्लियर नहीं है। कुछ मिस्टेक्स ये हैं कि आपने आउटलाइन में, प्लीज मेक श्योर आउटलाइन में फ्रेजल फॉर्म लिखनी होती है, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते। ये भी गलतियां थी बच्चों की। ग्रामर मिस्टेक हैं। ग्रामर मिस्टेक्स कैसे हैं? हाउ, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। व्हाट लिख रहे हो, वाई लिख रहे हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, फिर अगली बात आती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ग्रामर की मिस्टेक्स भी थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी, और आपकी आर्गुमेंटेशन जो थी वो अगली बात से नहीं मैच हो रही थी। डेली बेसिस पे करवाती रहूंगी, चेक करती रहूंगी। अभी मैं डिटेल में बता दे दी जिसकी जो गलतियां थी। खैर, हुक लाइन, जनरल लाइन विद इम्पैक्ट, ऐसी कोई जनरल लाइन लिख दें जिसमें इम्पैक्ट हो, या आप कोई कोटेशन लिख दें। आई नेवर रिकमेंड कोटेशन, बट क्यों? क्योंकि 200% जो है वो लिंक करनी चाहिए आपके टॉपिक के साथ। ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट है, टॉपिक आपको दिया गया उसके साथ फिर इतनी रेलेवेंसी होनी चाहिए। मसला ये आता है, क्वेश्चन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बच्चे उस पर कोटेशन लगाते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। भाई कहाँ से लिंक कर रही है ये आपके टॉपिक के साथ? नहीं लिंक कर रही ना। कोटेशन आपकी 200% हिट करनी चाहिए। या आप कोई जर्नल स्टैट, स्टैट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट जो होती है, पहली आपकी इंट्रोडक्शन की लाइन क्या होती है? हुक स्टेटमेंट। ये होगी जी पहली लाइन, ये इंट्रोडक्शन की पहली line। दूसरी लाइन होती है आपकी कनेक्टिंग लाइन, जो कनेक्ट करेगी आपकी किस इंट्रोडक्शन में। जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन जब आपने आउटलाइन लिख ली, अब आप ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे लिखना स्टार्ट किया आपने इंट्रोडक्शन से, क्योंकि आपका पहला पॉइंट ही इंट्रोडक्शन था आउटलाइन में। तो पहली आपकी यह हुक स्टेटमेंट होती है। वो हुक स्टेटमेंट आपकी कोई जर्नल, किसी एविडेंस से स्टार्ट कर सकते हैं आप, किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई जर्नल लाइन हो सकती है, या कोई स्टोरी भी हो सकती है। ठीक है, एनीवेज, सेकेंड शुड बी कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन ऐसी होती है जो कि रिलेट कर रही हो आपकी हुक लाइन से, ऊपर कनेक्ट करे, और फिर आगे जाके थीसिस स्टेटमेंट कनेक्टिंग लाइन के साथ होती है। ये दोनों को, हुक को थीसिस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन। ये अभी टेम्पलेट बता रही हूँ, ये प्लीज लिख लीजिएगा। थर्ड में आती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन का थर्ड पोर्शन होता है थीसिस स्टेटमेंट। जो आपने स्टांस लिया था उस पे आप स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर ये रिफोरेस्टेशन ग्लोबल अर्जेंसी है, तो मैं उस पे उसको एक स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो उसको कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, फिर उस थीसिस स्टेटमेंट के बाद होते हैं आर्गुमेंट्स। आप उसको प्रूव करते हैं अपने आर्गुमेंट्स के साथ। जो आपने आर्गुमेंट्स उसमें दिए ना अपनी आउटलाइन में, थीसिस स्टेटमेंट या सेकंड पॉइंट स्टांस वाला था कि हाउ इज द रिफोरेस्टेशन अ ग्लोबल अर्जेंसी, उसकी फेवर में दिए थे स्टांस। यहाँ पे अब आर्गुमेंट्स को वहीं पे आप एक एक लाइन, एक ही लाइन में या 1 से 2 लाइनों में कवर करेंगे उन आर्गुमेंट्स के, कि क्यों, क्यों मैं सोचता हूँ ये ग्लोबल अर्जेंसी है। एक आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट।
जितने भी आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, चौथा आर्ग्यूमेंट। एंड देन व्हाट आई डू, आई restate my thesis statement at the end in some other words. My restate thesis statement. ठीक है, this is overall एक टेम्पलेट है, कैसे बनाते हैं ये भी बनाना सिखाती हूँ अभी, जिसको हम यूज करके, नो वी डू नॉट राइट लाइक दैट। हम सिर्फ एंड पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं देते बच्चे, ये स्ट्रक्चर है। वी नेवर डू दैट। हमें पहले एक हुक स्टेटमेंट देनी है, आपने कहानी तमहीद बांधना शुरू करनी है, आपने तमहीद बांधी, फिर उसको कनेक्ट करेंगे आप कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे मैंने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। आप एंड पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते हैं अपने इंट्रोडक्शन के एंड पे, बट यू आर रीस्टेटिंग एक्चुअली योर थीसिस स्टेटमेंट। आई विल लेट यू नो हाउ। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे, एक सिंपल से टॉपिक्स है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। हुक का पर्पस क्या है बेसिकली? पर्पस ये है कि आप ग्रैब करें अटेंशन रीडर की, ठीक है। आप इसमें एक्सेसिवली लॉन्ग हुक जो है वो नहीं देनी, तीन तीन चार चार लाइनों की आपने हुक स्टेटमेंट दी हुई है। डिफरेंट हुक्स जो हैं वो प्रैक्टिस की जा सकती हैं डिफरेंट थीम्स पे, और उनको आप सेव कर सकते हैं अपने पहले से, ठीक है। टाइप्स ऑफ हुक पे बातें हैं। सबसे पहली टाइप है नॉर्मल सेंटेंस विद इम्पैक्ट। हुक स्टेटमेंट जो है सबसे पहली टाइप है नॉर्मल स्टेटमेंट। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे कि किस किस तरह की होती है नॉर्मल सेंटेंस विद इम्पैक्ट। नॉर्मल स्टेटमेंट अगर मेरा टॉपिक ये है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल माय टॉपिक इज डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो मैं उसमें नॉर्मल सेंटेंस जो है वो मैं क्या बनाऊंगी, जो ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन है इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विथ इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन। क्या बनाऊंगी मैं, कि जो ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन है दैट इज ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन is inextricably linked with intellectual evolution। यहां पे मुझे बताएं क्या ये लिंक कर रही है मेरे टॉपिक से? पहली स्टेटमेंट, जो इंसान के पॉलिटिकल, जब इंसान पॉलिटिकली इवॉल्व कब होता है, जब वो इंटेलेक्चुअली इवॉल्व होता है। और इंटेलेक्चुअल इवॉल्व कब होता है, जब वो बाशऊर होता है, जब वो तालीम याफ्ता होता है। ऐसे ही तो मैंने लिंक कर दिया, डेमोक्रेसी इज लाइक पॉलिटिकल एवोल्यूशन और एजुकेशन इज इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन। तो मैंने लिंक करके एक स्टेटमेंट दे दी। यस इट इज इम्पैक्टफुल। रीडर जो है वो पढ़ने पे मजबूर होगा कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ऐसे ही है। ठीक है, दूसरी वो आप दे सकते हैं कोई मेटाफर या सिमिली। मेटाफर या सिमिली, आप किसी मेटाफर से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी सिमिली से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिली फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ चैरियट। Democracy without education is like a chariot without a charioteer। एक ऐसे तांगे की तरह है जो कि चलाने वाला होता है ना तांगा, ऐसे ही है। कैसा? डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस, एंड chaotic। Purposeless and chaotic।
ये हो गई सिमिली, मैंने मुशाबे दे दी एक। डेमोक्रेसी, आप एजुकेशन, आप शऊर के बगैर, तालीम के बगैर डेमोक्रेसी को चलाएंगे, इट्स जस्ट लाइक अ चैरियट, तांगा, जिसको चलाने वाला कोई नहीं है, बस डायरेक्शन लेस है, पर्पस लेस है, और बस क्योस फैला। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ, कोई मैंने एनेक्डोट देनी है, कोई स्टोरी देनी है, स्टोरी बतानी है, ठीक है, तो वो भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अली जो था एक रिमोट विलेज से बिलोंग करता था। अली बिलोंग टू अ रिमोट विलेज ऑफ पाकिस्तान वेयर एक्सेस टू एजुकेशन वाज लिमिटेड। ठीक है। owing to the low literacy Owing to the low literacy rate and awareness, the political power of their electoral constituency remained entrenched in one of the influential families of their village. अली जो है एक रिमोट विलेज जो है पाकिस्तान के, जहाँ पे एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, वहां से बिलोंग करता था। अब वहां का लिटरेसी रेट इतना कम था और अवेयरनेस इतनी कम थी कि पॉलिटिकल पावर जो थी ना, उनके जो इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इलेक्टोरल, वो सिर्फ एक खानदान, इन्फ्लुएंशियल खानदान के पास ही थी। तो सारे सारे वोट उसी उन्हीं को पड़ते थे। अली रियलाइज्ड दैट देयर ओन इग्नोरेंस वाज द सोर्स ऑफ देयर देयर मार्जिनलाइजेशन, कि उनके पास अगर एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है तो वो उनकी अपनी वजह से, अपनी इग्नोरेंस की वजह से, कि वो मार्जिनलाइज्ड है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि उनके पास तालीम नहीं है और उनको पता नहीं है कि ये हमने वोट किसको देना। इस तरह की स्टोरी बना के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। या आप कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट दे सकते हैं जिसमें आप बताएंगे कि देयर आर अराउंड 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। ठीक है। देयर आर अराउंड 22 मिलियन ऑफ, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, दैट आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा, लाइक एस्टोनिशिंग फिगर, एन एस्टोनिशिंग फिगर, एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू राइट योर हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट में आपकी क्या क्या टाइप्स आ सकती हैं? अब ज्यादा हो गया, पहले की बात करें, अब तो और ज्यादा हो गया होगी। ये तो पुराने फैक्ट है। एक मिनट रुकिएगा यार। Anyways, अच्छा जी, यहां तक समझ आई है हाउ डू वी राइट हुक स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, आपने क्या करना है? कश्मीर इशू है, आपका डेमोक्रेसी का टॉपिक है, एनर्जी क्राइसिस है, टेररिज्म है। आपने इनके पहले से ही हुक स्टेटमेंट्स कोई ना कोई चीज बना के रख लेनी। चैट जीपीटी से कह दें, या आप ग्रॉक एआई है उसके उससे कह दें, या आप खुद बनाना सीखें। आई वुड प्रेफर कि खुद बनाना सीखें। ठीक है, हुक स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आती है जी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज, से आप ही पढ़ा था मेरे, सॉरी। हेलो। यस। अच्छा जी सर, जितनी आपकी हुक स्टेटमेंट्स हो उनको आप कर लीजिएगा, पहले से सेव करके रखें। अब आते हैं हम थीसिस स्टेटमेंट पे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट, और मैं कनेक्टिंग लाइन भी बताऊंगी आपने कैसे बनानी है। थीसिस स्टेटमेंट इज योर स्टांस। आपका जो स्टांस है, आपका जो नजरिया है, आप उस पर लिखते हैं। क्लियर कट स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट्स योर पोजीशन ऑन द टॉपिक।
द स्टांस दैट यू आर गोइंग टू डिफेंड। ठीक है, बेसिकली आपका मेन आइडिया ऐसे का होती ही थीसिस स्टेटमेंट है कि आप जो प्रूव करने वाले हैं। विदाउट थीसिस मेन आइडिया आपका क्लियर ही नहीं होता और एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका कोई भी क्लेम है, एनी क्लेम इज अ थीसिस, नो मैटर ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। अगर मैं कहती हूँ पाकिस्तान की स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, तो यस, आप उसको अगर प्रूव कर पा रहे हैं टिल कंक्लूजन, आपका स्टांस है, आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि कैसे स्ट्रांग है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको फेल करे या पास करे, क्या आपका स्टांस क्या था, वो आपको पास करेगा अगर आप कामयाब हो गए टिल कंक्लूजन अपने स्टांस को वेरीफाई करने में। अगर मैं कहती हूँ अर्थ फ्लैट है, द अर्थ इज फ्लैट, मैंने थीसिस है जी, मैं प्रूव करूंगी, आपने प्रूव कर दिया, एग्जामिनर आपको पास करेगा। अगर आप कहते हैं सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एग्जामिनर को नहीं फर्क पड़ता आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि, लेकिन वो अगर आपने उसको प्रूव किया अपने स्टांस अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, वो आपको पास करेगा। ठीक है, सो एनी क्लेम इज अ थीसिस, नो मैटर ट्रू और फॉल्स, नो मैटर राइट और रॉन्ग। सही हो गया। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली योर स्टांस, उसका एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैज अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, अगर ये है पाकिस्तान इज अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, तो मेरा थीसिस स्टेटमेंट क्या है? मेरी थीसिस स्टेटमेंट ये होगी, डिस्पाइट इट्स फेलिंग्स, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं कहूँगी डिस्पाइट इट्स फेलिंग्स, पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग एंड इट्स फ्यूचर लुक्स ब्राइट या प्रॉमिसिंग। दैट विल बी माई थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो टॉपिक है या मेरा क्लेम है कि फलानी पार्टी जो है बड़ी गुड है, बहुत अच्छी है, तो मैं उसको आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रूव करूंगी। मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी, द XYZ पार्टी हैज प्रूव्ड दैट इट्स द मोस्ट सूटेड फॉर लीडिंग द कंट्री। हाउ? वो आर्ग्यूमेंट्स दूंगी फिर मैं। ठीक है, सही है। दिस इज हाउ यू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट। फंक्शन क्या है जी? थीसिस स्टेटमेंट का फंक्शन यही है कि आप अनाउंस करें व्हाट द क्लेम इज, दैट द राइटिंग विल बी प्रूविंग। सिंपल, एक ही पर्पज है, आप अनाउंस करें मेरा ये क्लेम है जी और मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी टॉपिक एग्जामिनर देता है आपने उसको अस्यूम क्या करना है, देर आर नो टाइप्स ऑफ एसेज। प्लीज, ये डिस्कोर्सेज होते हैं, दीज आर नो, दीज आर